सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटेरियन व्यू। और जो हमारा ये लिस्ट ऑफ एक्ट्स चल रहा है, इसमें हम जो अगला एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्टर एक्ट्स का जो दूसरा एक्ट था, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इससे पहले के वीडियो में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ा, और अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये एक्ट है, ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि लॉन्ग रन में काफी एक तरीके से एक माइलस्टोन माने जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और उसके की प्रोविजंस। तो इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि 20 ईयर्स पे उनके चार्टर्स रिन्यू हो किए जाते थे कंपनी के। तो वही जो 1793 में जो उन्हें जो चार्टर मिला था वो 1813 में एक्सपायर कर गया था 20 ईयर्स के बाद। अब उनका ये था कि एज यूजुअल उन्होंने डायरेक्टर्स ने अप्लाई कर दिया था इसके रिन्यूअल के लिए। साथ ही वो थोड़ा बहुत ना, ये जो भी वो चार्टर था उस पे कुछ पार्लियामेंट ने पिछली बार तो बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी में बिना किसी डिस्कशन के उसे पास कर दिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा इस पे डिस्कशन हुआ और कुछ और भी बातें हुई जो हम आगे देखने वाले हैं। तो पहला ये था कि जो पार्लियामेंट ने ये देखा था कि दो बातें थी पार्लियामेंट के सामने। पहला तो कंपनी का जो कमर्शियल कंडीशन था वो, और दूसरा ये था जो वहां पे ब्रिटेन में इसके लिए जो रिजेंटमेंट हो रहा था, मतलब कंपनी के खिलाफ जो लोगों का आवाज जितना उठ रहा था वो। ठीक है, तो देखते हैं ना, जैसे कि कंपनी के को तो यहाँ मोनोपोली मिली हुई थी 20 ईयर्स के लिए, वो बार बार चार्टर रिन्यू करवा रहे थे। उनके कंपटीशन में कोई और कंपनी यहाँ पे नहीं थी, वो अकेले यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, जो भी इवन पॉलिटिकल अफेयर्स भी वो बहुत हद तक अपने हाथ में उन्होंने ले रखा था। फिर भी जो कंपनी की जो स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो कंसर्न थी, यानी कि चिंताजनक थी। हुआ ये कि उनका जो, मतलब वो बार बार डेट में जा रहे थे। उन्होंने इवन पार्लियामेंट से लोन के लिए भी उन्होंने पिटिशन किया पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को बोला कि हमें एक लोन चाहिए। उसके बाद तो पार्लियामेंट ने कहा कि भाई लोन तुमको देंगे, पहले रुक जाओ, देख तो ले तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो पार्लियामेंट ने बस फटाक से एक कमेटी बिठा दी, और कमेटी का रिपोर्ट आया 1812 में। ठीक है, और 1813 में ये एक्ट आ गया। तो ये जो रिपोर्ट था वो बेसिस बना, पहला बेसिस बना इस एक्ट के, इस एक्ट के पास होने का। और दूसरा बेसिस वो था ये कि अब क्या हुआ, वहां के जो मर्चेंट्स थे, जो और भी प्राइवेट एजेंसीज थी, कंपनीज थी, वो और जिद करने लगे कि नहीं, मोनोपोली कंपनी एटलीस्ट खत्म कर दो। क्योंकि बार दो तीन बार क्या, जब से कंपनी इधर आई है और देखा है उन्होंने कि इसे बहुत फायदा हो रहा है, यहाँ इंडिया में प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रॉ मटेरियल्स इन्हें मिल रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और कोई इन्हें ऑब्जेक्शन करने वाला वहां पे नहीं है। इनकी मोनोपोली है, पूरा एकाधिकार है इंडिया और चाइना के मार्केट में, साथ ही ईस्ट के जो भी कंट्रीज है। तो वहां के जो और अदर्स इंग्लिश मर्चेंट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब एटलीस्ट इंडिया से एटलीस्ट इसकी मोनोपोली खत्म कर दी जाए। क्यों ये आखिर इतना विद्रोह शुरू क्यों हो गया उन लोग के बीच में? तो एक्चुअली हुआ ये था कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि फ्रांस का इन्वेंशन हो रहा था बार बार ब्रिटेन के कुछ टेरिटरीज में। ठीक है, तो उन लोग का अलग लफड़ा चल रहा था। अब इस बार नेपोलियन ने क्या किया था कि जितने भी यूरोपियन पोर्ट्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश को ट्रेड करते थे, उन सब पे पाबंदी लगा दी थी, मतलब बंद कर दिया था ब्रिटिश के लिए। तो बाकी मर्चेंट्स जो कहीं और भी जाते थे दूसरे इलाके में यूरोप के, उन्हें भी अब बस इंडिया ही दिख रहा था, ठीक है, एज अ मार्केट। तो जिद और उन लोग की बढ़ गई कि नहीं भाई, मोनोपोली इनकी खत्म कर दो। तो उसके बाद ये तो दूसरा डिस्कशन था। ठीक है, और एक और चीज था कि मिशनरीज जो थे, ठीक है, जो भी रिलीजियस फिलोसफर्स या फिर प्रीचर्स थे, वो बोलने लगे कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं, अपनी जो क्रिश्चियनिटी है इसको
लोगों के बीच में फैलाने में, प्रोपेगेट करने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये रिलीजियस इशू था, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ये बहुत ही एगिटेशन का कहीं न कहीं कारण बन गया था, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत लोगों ने पब्लिक पिटीशन दायर की पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को। और उसके बाद फाइनली एक डिस्कशन हुआ, जिसका जो रिजल्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, तो इस एक्ट का जो पहला ये था, पहला जो की प्रोविजन था, जो कि आगे तक याद रखा जाएगा, कि याद रखना कि अगर मोनोपोली कब खत्म की गई इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू, ठीक है। तो 1813 में खत्म की गई। हुआ ये कि पहला इसका प्रोविजन यही था कि कंपनी को इंडिया में मोनोपोली नहीं थी, कि अब यहाँ पे दूसरे भी मर्चेंट आ सकते थे, ठीक है। हाँ, भले ही इसे चाइना में मोनोपोली अभी भी हासिल थी, और टी, दो मतलब एरिया ऐसा था, पहला चाइना और टी, इन दोनों के ट्रेड में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली। उन्होंने बहुत इसका एक तरीके से विरोध किया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया कि आप भाई 10.5% इसका शेयर ले लो, मतलब रेवेन्यू का, जो भी इंडियन रेवेन्यू आएगा उसका 10.5% आपको दे दिया जाएगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं बात मान ली कि चलो भाई ठीक है, बात मान लेते हैं। उसके बाद क्या था कि मिशनरी जो थे उन्हें भेजा गया, और ये ऑर्डर दिया गया कि जितने भी कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनमें एक रेगुलर मिशनरीज का एक पोस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और उन्हें रखना ही रखना है, ठीक है। और ये चीज आगे जाके इतना बढ़ गया कि 1857 में भी थोड़ा बहुत इसका एक ना, थोड़ा बहुत उसका भी शेड दिखता है। मिशनरीज जो चले आए हैं यहाँ पे, और अभी से वो प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देंगे अपने धर्म को, तो ये आगे जाके बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट करेगा। उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्हें एक ऑर्डर मिला था मिशनरीज को कि तुम जाओ वहां पे, और इंडिया तुम मतलब उन्हें एक परमिशन दिया गया था कि इंडिया के लोग को जाके तुम इनलाइटन करो, ठीक है, और वेस्टर्न का जो कल्चर है जो भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी उन्हें लगता था कि इंडियंस बहुत डिप्राइव्ड हैं इस मामले में, बहुत ही वो ओल्ड स्कूल वाले हैं, तो उन्हें मॉडर्न फिलोसफी सिखाओ, उन्हें क्रिश्चियनिटी जाके बताओ उसके बारे में। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके इसका एक एस्पेक्ट ये भी लिया जाता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था या फिर जो लोग थे वहाँ के, उन्हें बस एक तरीके से ना, उनका ये पीछे, इनके पीछे ये साजिश थी कि रिलीजियस फ्रीडम भी कहीं ना कहीं वो छीनना चाहते थे इंडियन से, ठीक है। अभी तक उन्हें इकोनॉमिकली परेशान किया गया, पॉलिटिकली उन्हें मतलब डिप्राइव्ड कर दिया गया, या फिर रॉ मटेरियल्स के मामले में हो, कल्टीवेशन को पूरा तहस नहस इन्होंने कर दिया। अब मेन चीज जो था, जो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ प्राइड था इंडियन का, वो था उनका रिलीजन, तो उसे भी कहीं ना कहीं इन्होंने हैम्पर्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके बाद फिर था जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पूरे एक्ट का, वो था इसका इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में। तो पार्लियामेंट ने कंपनी को कहा कि अ सम ऑफ 1 लाख इंडियन रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपया आपको वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनका रिवाइवल हो सके, उनके लिटरेचर का इम्प्रूवमेंट हो सके, उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो इंग्लिश सीखें या फिर वेस्टर्न एजुकेशन ले, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से माना जा सकता है एक फीचर, कि हाँ इस टाइम से वेस्टर्न एजुकेशन का शुरुआत हुआ इंडिया में, और वी कैन सी कि आज उसका कैसा फॉर्म बन चुका है। फिर जो एक और ये था, ये जो प्रोविजन था वो था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पावर्स थे उन्हें थोड़ा और डिफाइन कर दिया गया, और बढ़ा ही दिया गया एक तरीके से। जैसे अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते थे, ये क्या करते थे ना कि अब इम्पोर्टेंट क्या मतलब इंस्टीट्यूशन जो भी थे उनमें ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवा सकते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो भी थी इंडिया में, जो सेलेक्टेड डायरेक्टर्स जो सेलेक्ट करते थे, उनके उनमें जो भी अपॉइंटमेंट करवाते थे उसको ये सुपरवाइज करते थे। साथ ही साथ क्राउन के अंदर, मतलब क्राउन ने ये बोल दिया था इन्हें
कि एक तरीके से आपको इंडियंस को थोड़ा बहुत अपने कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं न कहीं एंट्री देनी पड़ेगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको भी सुपरवाइज़ कर रहा था। तो कहीं न कहीं उसके पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। फिर एक और था जो कि इंडिया के रिस्पेक्ट में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट मतलब माना जा सकता है, वो ये था कि अब से क्योंकि बहुत मैसिव चेंजेज़ हुए, जैसे कि अब दूसरी कंपनियाँ भी, दूसरे मर्चेंट्स भी यहाँ आने लगे, तो अब से इंडिया के लिए एक सेपरेट अकाउंट्स, ठीक है? इंडिया और उनके रेवेन्यू, उनका जो भी है, जो यहाँ से यानी कि इंडिया से ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाता है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट अब बनाने लगे, चाहे उनका वो टेरिटोरियल रेवेन्यू हो या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस वो जो भी करते हो, उसके लिए। ताकि पहले तो सिर्फ कंपनी थी, तो कंपनी सिर्फ अकाउंटेबल थी, लेकिन अब बहुत सारे कंपनी हो गई, तो सरकार को खुद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को खुद सुपरवाइज करना पड़ा। तो इन सब कारणों के वजह से ये एक्ट एक तरीके से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, और ये फिर से कंपनी के पीरियड को, जो उनका टेनर था, उनको उसको 20 साल के लिए और रिन्यू कर दिया है। और ये उन्होंने कहा था उस एक्ट में कि विदाउट prejudice to the undoubted sovereignty of the crown in and over the same, यानी कि आपको जो गारंटी मिल रही है 20 ईयर्स की, तो इसको ये मत भूल बैठिएगा कि आपको सोवरेंटी मिल गई है, ठीक है? अभी भी ये जो इंडियन टेरिटरीज है या आगे भी ये हमेशा क्राउन की सोवरेंटी के अंदर में आएगी। तो यही था ये पूरा एक्ट, ठीक है? इसमें दो वही वही जो थे कि पहले उसकी मोनोपोली को खत्म कर देना, और दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन या फिर मिशनरीज उनका इंडिया में आना। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो आगे जाके लॉन्ग रन में इम्पोर्टेंस या यू कैन से मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को लाएं। तो दैट्स ऑल, यही था इस एक्ट के लिए। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड ट्विटर, and do subscribe and share and like the video. Till then, thank you, stay safe.